देखिए आपके सामने में यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम था वो 2009 का ये एक्ट है। इस एक्ट में क्या क्या चीजें कही हैं वैसे अभी नवीन जी ने आपको सभी को थोड़ा बहुत बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2009 का जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इस एक्ट के अंदर ये क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में इसको माना जाता है। देखिए भारत सरकार का अगर हम कहें जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी कदम जो रहा वो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट रहा 2009। कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण ये अधिनियम था। इसका उद्देश्य क्या था, हमने जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखा था कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को वहां पर कहा गया था कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको में भी तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो इसमें कहता है, यह कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर प्रदान करनी है। और यह जो ये अधिनियम है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 21A के तहत बच्चों को शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। देखिए पहले भी हमने जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ा था कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 21A के तहत बच्चों को क्या किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार को उनका सुनिश्चित करना है कि उनको मौलिक अधिकार के रूप में यह प्रदत्त किया गया। जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है हर किसी धर्म में जो दिए गए हैं, तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21A है इसके तहत अगर हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार को भी क्या किया, एक मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पर बना दिया गया। एक मौलिक अधिकार के रूप में हम अगर मैं इस जो पैराग्राफ दिया गया अगर हम इसमें ब्लॉक में देखें, हम शिक्षा के अधिकार क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम और शिक्षा के अधिकार कब लागू हुआ, और शिक्षा के अधिकार पर अगर हम देखें बेसिकली कभी कभी निबंधों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 और शिक्षा के अधिकार को कब लागू किया गया इसको मैं विस्तार से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। पहले सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि कहा कि शिक्षा का अधिकार क्या है, यह समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का अधिकार क्या है। दरअसल शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ये 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को मूलभूत ये अधिकार है, उनका कर्तव्य कहें उनका मूलभूत उनका कर्तव्य है कि ये उनका एक निजी अधिकार है जो शिक्षा उनको ग्रहण करनी है। 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का ये मूलभूत ये अधिकार है, जिन्हें उनके तहत अपनी जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। देखिए अगर बाय चांस मान लीजिए 2 पल के लिए कि अगर ये तमाम चीजें नहीं होती, ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना, यहां पर एक शब्द आ रहा है भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यह संविधान के आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये दिया गया। अगर मान लीजिए संविधान के आर्टिकल में ये नहीं दिया जाता, अगर शिक्षा के अधिकार को इस तरीके से नहीं रखा जाता, कानूनी तौर पर अगर नहीं बनाया जाता, क्या आपको लगता है कि जो निम्न जाति के लोग हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, क्या सवर्ण वर्ग उनको शिक्षा लेने देता? क्या जो उनके जो टीचर हैं, क्या टीचर ये चाहता है कि कोई एससी का या एसटी का बच्चा स्कूल में आए और हमारे सामने बराबरी में बैठे? ये करते तो कदापि नहीं करते। वो हमेशा भेदभाव का दंश झेलते। आपको मैंने पूर्व में भी बताया गया कि जैसे कि संविधान निर्माता बाबा साहब के साथ जब किस प्रकार से भेदभाव हुआ, किस परिस्थितियों से उन्होंने पढ़ा, आज के डेट में भी ऐसे परिस्थितियां हैं कि एससी एसटी के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा निंदनीय भेदभाव किया जाता है। तो ये बेसिकली जो शिक्षा का अधिकार कहता है कि शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें ना जाति देखी जाए, ना धर्म देखा जाए, ना लिंग देखा जाए, ना ही उसकी आर्थिक, वो चाहे कितना गरीब है या कि बहुत ज़्यादा मलिन बस्ती से आ रखा है, या फिर भूमिहीन किसानों के बच्चे हों, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो, कोई अंबानी अडानी जैसे बच्चे हों, उनके बच्चे हों, तो
उनके बीच भेदभाव न करके सभी को एक समान तराजू के पलड़ों में तोलकर शिक्षा देने की बात करी। ये नहीं कि तराजू के पलड़े हमें शिक्षा देते समय एक तराजू का पलड़ा ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, इस प्रकार से नहीं कहा जाता है। कि हमने जब कहा कि समता और समानता की जब हमने बात करी थी तो उसमें क्या है, एक समान सभी को शिक्षा प्रदत्त करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया था। तो इसीलिए बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जिसे हम शिक्षा के अधिकार को हम जानते हैं। शिक्षा के अधिकार को पूर्ण में बताने से पूर्व मैं आपको इसको थोड़ा बेसिकली डिटेल में ले जाऊंगा। डिटेल की तरफ हम बढ़ रहा हूं, याद देखिएगा। यहां पर देखिए हम कह रहे हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, यही पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है? देखिए अब यहां पर जो नोट्स है इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस नोट्स को लिखते हुए चलिएगा जो जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहता है, देखिए जो संविधान के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है, 86वां वाला संशोधन आपने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी पढ़ा गया था। इसमें भी देखिए 86 वाला जो संविधान संशोधन था, ये जो संशोधन किया गया था ये 2000 के अंतर्गत किया गया। 2002 में 86 वाला संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें मूल अधिकार जो था, मूल अधिकार देखिए, मूल अधिकार के अंतर्गत अगर देखिए मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया गया। आपके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को जब हम बात करते हैं तो उस मौलिक अधिकार में आपका जो 86 वाला जो संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था, उसके आधार पर आर्टिकल 21 याद रखिएगा, आर्टिकल 21 को इसमें जोड़ा दिया। इसमें कहा गया है कि राज्य या फिर केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए यहां पर क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य द्वारा विधित द्वारा अवधारित करे और बंद करे। राज्य सरकार ऐसी नियम कानून बनाए जिससे कि सभी को अनिवार्य ऐसे प्रयास करे अपने स्तर से, जिससे कि हर बच्चा वो स्कूल की दहलीज तक पहुंच सके, हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदत्त की जा सके। तो राज्य विधि द्वारा, राज्य क्या करेगा, विधि मतलब कि उसमें कुछ ऐसे नियम कानून बनाए, उसकी अवधारणा को करे, उपबंध मतलब किसी उसको कठोरता से क्या करे, उसका क्रियान्वयन करे, तो उसको क्या लगाए। तो यहां तक तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे, अब यहां पर देखिए आर्टिकल, ये जो आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। ये कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर राइट टू एजुकेशन आयोग ने दिया है तो वो उसकी जड़ खोद देगा, वो जड़ से पूछ देगा। फिर आप क्या कहोगे, ये तो सर मेरे को फिर फोन करोगे, कहोगे सर ये जो पेपर आया था वो तो आउट ऑफ सिलेबस इतना तो पूछा नहीं गया था। भैया जब आप विस्तार से उसकी जड़ खोदोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको उसके विस्तार से पूछा गया। तो यहां पर आपका देखिए आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में कहता है, राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा जब तक वह 6 वर्ष की आयु पूरी आयु का नहीं हो जाता है। देखिए राज्य सरकार क्या करेगा, जो बच्चे हैं उन बच्चों की देखभाल करेगा, शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। वो प्रयास करेगा कि भैया जो 5 साल की आयु को कंप्लीट कर ले और 6 वर्ष तक का जब तक नहीं हो जाता है, वो क्या करेगा, राज्य सरकार उसकी देखभाल करेगा। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की हमने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पर कहता है कि राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल करेगा कि और शिक्षा व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा, और वह 6 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जब तक वो 6 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक, जब वो पहली कक्षा में एडमिशन नहीं ले जाता तब तक क्या राज्य सरकार इन बच्चों की क्या करेगा, देखभाल करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 51 याद देखिएगा, मैं कह रहा हूं, आप ये मत कहना कि आर्टिकल सर आप तो 51 की बात कर रहे थे, नहीं, मैंने 51 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल है अनुच्छेद 51 में क्या कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और जो पाल्य हैं, पाल्य का मतलब बोला है कि संरक्षण। मान लीजिए एक तो आपने अपने बच्चे को पैदा करा,
आप अपने आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं और साथ ही आप स्कूल भेजते हैं उनको तैयार हैयार करके, तो आपके वो गार्जियन के तौर पर आप उनके गार्जियन हो गए। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप नौकरी पेशा लोग हो, आप नौकरी के लिए कहीं डिस्ट्रिक्ट हो, आपका हस्बैंड कहीं है, तो उस कंडीशन में आपके जो संरक्षक के रूप में वो कौन होंगे, वो आपके या तो दादाजी होंगे या तो दादी होंगी, या फिर आपके चाचा के साथ रह रहे हैं बच्चे तो वो आपके उसके क्या होंगे, संरक्षक के, जिसे हम प्रतिपालजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो बच्चा संरक्षित होकर जहां से वो स्कूल पढ़ रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसका क्या हो गया, संरक्षक के रूप में होगा। उन्हें शिक्षा के अधिकार वो प्रदान करेंगे, चाहे वो माता पिता हो या फिर जो पालजी है, जो संरक्षण में जो रह रहे हैं जो बच्चे, तो उनका क्या करेगा, वो शिक्षा का अधिकार उनको दिलाएगा, ये अवसर प्रदान करेगा। इस कर्तव्य को संविधान के अगर हम बात करें, जो 86 वाला जो संशोधन है, उस संशोधन का जो अधिनियम है 2000 में इसको लाया गया था, तो इस 2002 में जो ये संशोधन किया गया था, तो इसके अंतर्गत चार धाराएं जोड़ी गई थी। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए कि पूछा जाएगा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो 86 वाला जो संशोधन हुआ था उसमें कितने धाराएं जोड़ी गई थी। तो आपको पता होना कि भैया 4 धाराएं जोड़ी गई हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 86 वाला जो संशोधन था उसमें कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं, तो 4 धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक है, इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, याद रखिएगा। देखिए अब आते हैं अधिनियम का निर्माण। अधिनियम का क्या मतलब होता है कि राइट टू एजुकेशन को किस प्रकार से बनाया गया है, कब बनाया गया, कब इसकी ये प्रस्ताव बनाया गया, कब इसको राज्यसभा में लाया गया, कब लोकसभा में लाया गया, कब राष्ट्रपति से मंजूरी दी गई, कब एक विधित कानून के रूप में से लागू किया गया, वो तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा बच्चों। देखिए कहते हैं, याद रखो, पहला पॉइंट आप लिखना शुरू करिए। कैबिनेट ने राइट टू एजुकेशन को 2009 को, जो 2000 राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है 2009 को क्या किया था, 2 जुलाई 2009 को मंजूरी दी इसको। हाँ, एक कहा कि ठीक है, कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया, ठीक है, हमारी इसमें सहमति है, आप ये जो राइट टू एजुकेशन ला रहे हो बढ़िया काम है, हमारी तरफ से इसको मंजूरी है, आप इस पर कार्य करो। इतना समझ गए। उसके बाद आता है, देखिए 2 जुलाई को कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली और फिर 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में राइट टू एजुकेशन को मंजूरी दे दी गई। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राज्यसभा से राइट टू एजुकेशन को किस तिथि को मंजूरी दी गई, तो आपको अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से इसको क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी, 2 जुलाई 2009 को इसको मंजूरी दी। अब आते हैं लोकसभा। देखिए तीनों सदनों की हम बात करें, यहाँ पर देखिए लोकसभा की हम बात करेंगे, तो लोकसभा ने राइट टू एजुकेशन को जो मंजूरी दी तो वो कब दी गई थी, 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ अभी इसमें एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। अब यहाँ पर देखिए मंजूरी लोकसभा ने कब दी, 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दे दी गई। उसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति, उस टाइम कौन थी जिस समय राइट टू एजुकेशन ला रहे थे, तो उस समय हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल देश की प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त थी। तो उन्होंने इसको, इस जो राइट टू एजुकेशन जो बिल था, जिसको लोकसभा से, राज्यसभा से, कैबिनेट से जो इसको प्रस्ताव पारित करके जो राज्यसभा से के लोकसभा के बाद जो एक विधित तौर पे जो कानून बनने के लिए जो गया, तो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर करे और ये एक विधित रूप में संवैधानिक तौर पे कानून ये बन गया। जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पे सिग्नेचर करती है तो ये विधि तौर पे क्या बन जाती है, वो कानून बन जाता है। तो 2009 में। अब आपके सामने क्वेश्चन, आप अगर आप इतने जागरूक हो तो क्वेश्चन आपके दिमाग में एक दौड़ना चाहिए। आप कहोगे सर राज्यसभा में तो जब लोकसभा में आता है उसके बाद राज्यसभा में आता है, राज्यसभा क्या करती है, फिर राष्ट्रपति को हस्तांतरण करती है, तो ऐसा नहीं है। तो आप देखिए कैबिनेट में आप प्रस्ताव लाए, जो कैबिनेट
स्तर के जो जितने भी हमारी कैबिनेट चली, जो संसद में, आपने कैबिनेट का मतलब होता है कि संसद में इस पर डिस्कस किया गया, प्रस्ताव लाया गया, इसमें जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें रखेंगे, उस पर बहस चली होगी, बहस को होने के बाद कि इस पे तमाम चीज़ों की इसकी सभी लोगों ने इस पर अपने मत दिए होंगे, हाँ ठीक है, तो इसको कैबिनेट से प्रस्ताव कहा गया, इसको मंजूरी मिली। मंजूरी के बाद ये लोकसभा में आना चाहिए था, सीधे ये डायरेक्ट कहाँ चला गया, राज्यसभा में चला गया। ये जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा में लाओ या राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई भी सदन में पहले आ सकता है, मगर दोनों सदनों से क्या होनी चाहिए, उसे मंजूरी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा में डिस्कस हुआ, राज्यसभा में से इसको क्या हुई, अप्रूवल मिल गया। उसके बाद इसको डिस्कस करने के लिए लोकसभा में गया। अब राज्यसभा से तो पेश हो गया, अब जब राज्यसभा से पेश होकर जब ये बिल आपके लोकसभा में आया, तो लोकसभा में फिर डिस्कस हुई होगी, फिर इस पर बहस होगी। अगर इसमें कोई चीज़ें, मान लीजिए इसमें कोई चीज़ अगर लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, तो इसको वहाँ पर से इसको किया गया, पुनः इसको क्या किया जाएगा, राज्यसभा के पास भेज दे। राज्यसभा इसमें संशोधन करने के लिए कैबिनेट के पास भेज देगी, जिस कैबिनेट मंत्री ने जिसने बना रखा है, तो उसमें फिर संशोधन किया, तो हर जगह से पास होते होते ये राज्यसभा से, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने इसमें क्या किया, इसमें हस्ताक्षर किया, तो अजय ये क्या बन गया, एक कानून के तौर पर बन गया। अब ये लेके चलिए, दो पल के लिए सोच लीजिए, अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देती है, ये कहती है कि इसमें ये चीज गलत है, तो राष्ट्रपति कितने दिनों तक इस अपने पास इसको रख सकती है। ये जो ये बिल है, किसी भी बिल को राष्ट्रपति अपने पास कितने दिनों तक रोक सकती है, बता सकते हैं कोई, बताओ। 6 माह सर। चल झूठी, 6 माह नहीं बेटा, सर उसको अपने पास रोकने का अलग अलग अधिकार होता है सर। पॉकेट बीटो की पावर का इस्तेमाल करके वो इसको लंबे समय तक लंबित रख सकते हैं, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। देखिए इसकी जो समय सीमा है वो तो बीटो की, अगर हमारे जो एक्चुअल में 14 दिन के अंदर 14 दिन तक राष्ट्रपति इसको अपने पास रखती है, तो 14 दिन के बाद उसको निर्णय लेगा कि हाँ इसमें सिग्नेचर करने हैं नहीं करने हैं। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो वो क्या करेगी, सीधे लोकसभा को भेज देगी, लोकसभा से कहेंगे इसको फिर से इसका मुआयना करिए, फिर इस पर चर्चा करिए, फिर से जाके वो कैबिनेट के पास चले जाए। जिसने इस राइट टू एजुकेशन को बना रखा है तो वहां उस कमेटी के पास जाएगा, कमेटी उसमें सुधार करेगी, फिर जाके आपके ये कैबिनेट में आएगा, फिर आपके राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा में आएगा, फिर जाके राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति उसको क्या करेगी, उसको अगर ये लगता है कि उसको सिग्नेचर करके एक विधिक तौर पे कानून बन जाता है। तो एज ए चीज ये कुछ पॉइंट आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है, तो ये अत्यंत मार्मिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे बात करेंगे। अब देखिए 1 अप्रैल 2010, याद रखो 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में इसे लागू कर दिया गया। अब आप सोचोगे यार यहाँ पर एक शब्द तो आ गया, राइट टू एजुकेशन की तो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, तो कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर घबराना मत, दोनों एक ही चीज़ है, राइट टू एजुकेशन कहो या बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये जो राइट टू एजुकेशन को जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, इसको क्रियान्वित किया गया, इसको विधिक तौर पर लागू किया गया। इस कानून को अगर मैं कहूं, जो बेसिकली राइट टू एजुकेशन का जो ये अधिनियम था, इसको जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में उस समय इसे लागू नहीं किया गया था, और संपूर्ण चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य सरकारें हों, तो हर जगह इसको लागू कर दिया गया। अब इसमें क्या था, ये जो अधिनियम है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु ये क्या कहता है, विभिन्न जितने भी इसमें सिफारिशें हैं, जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को सफलता पूर्ण करने के लिए क्या कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण करता है। कि हमने जो ये राइट टू एजुकेशन
जो अधिनियम जो बना रखा है इसकी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए, हमें क्या इसको लेकर चलनी है, हमारा उद्देश्य क्या है। अब हमारे उद्देश्य अगर हैं तो हम उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें तो निजी दायित्व इसमें दिए जाएंगे, चाहे वो टीचर के तौर पे हो, चाहे वो जिलाधिकारी के तौर पे हो, चाहे वो शिक्षा अधिकारी के तौर पे हो, वो खंड के तौर पे हो, जिसी तो किसी न किसी को दायित्वों का निर्वाह करना होता है, निर्धारण करना होता है, तो उनका निर्धारण करता है, तो इसको सफल बनाना। बेसिकली हमने जब हम बात करें टू राइट टू एजुकेशन की बात करें सभी को, अगर हमने सभी का 100% अगर नामांकन कर दिया तो ये सोच लीजिए जिस उद्देश्य से इसको बनाया है वो उद्देश्य को कहीं ना कहीं ये अचीव करने में सफल हुआ। तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर देखिए इस अधिनियम के लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे की सर स्क्रीन हट गई 6 से लेकर जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उन प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार ये जो बन गया, ये मौलिक अधिकार बन गया। जो हम राइट टू एजुकेशन की जब बात करें, शिक्षा के अधिकार, एजुकेशन राइट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये आप क्या बन गया, एक संवैधानिक तौर पर, एक विधित तौर पर एक कानून बन गया जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में ये बन गया। इसमें सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है। अभी बता सकते हैं कि वर्तमान समय में भी ये जो कार्यक्रम है क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है राइट टू एजुकेशन का? कोई बताएगा? अनिल सर को छोड़कर और कोई बताएगा? क्या राइट टू एजुकेशन अभी भी चल रहा है? वर्तमान समय में भी राइट टू एजुकेशन चल रहा है? कक्षा 8 तक की हम बात कर रहे हैं, 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बात कर रहे हैं, बताएगा कोई? अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन की जब बात करें कक्षा 1 से लेकर, अगर हम आंगनवाड़ी से लेकर अभी हम कक्षा 8 तक की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनसे किसी भी प्रकार की फीस इत्यादि नहीं ली जाती है, और भी और किताबें, ड्रेस इत्यादि सारी चीजें मुफ्त होती है। क्योंकि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अगर हमने कहा कि 14 वर्ष तक का बच्चा कितने में चले जाता है, आपके कक्षा 8 तक वो पहुंच जाता है, फिर 15 में आपके वो 9-10 में पहुंच जाता है। तो जब कक्षा 9 के बाद उसको पर मंथ क्या देना पड़ता है, एक फीस के तौर पर कुछ धनराशि उसे पे करनी पड़ती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फिर कक्षा 8 से ऊपर को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो कक्षा 8 तक ही क्या दी जाती है, आपको निःशुल्क शिक्षा जाती है। उसके बाद कक्षा 8 से बाद सरकारी विद्यालयों में भी कुछ पैसा जो फीस के तौर पर लिया जाता है, चाहे वो शिक्षण शुल्क के तौर पर लिया जाए, चाहे किसी भी तौर पर लिया जाए, तो यहाँ पर शुल्क लिया जाता है। और जो कक्षा 1 से लेके अगर हम 8 तक के बच्चे की अगर बात करें, तो यहाँ पर इन बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क या धनराशि नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का जो दायित्व रहेगा वो आपके राज्य सरकार का ये रहेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो 38 धाराएं थी और 7 अध्याय और साथ ही एक अनुसूची इसमें सम्मिलित है। देखिए ये याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आप लिख लीजिए कि राइट टू एजुकेशन अगर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 38 धाराएं थी और 7 अध्याय में से विभाजित किया गया था और एक अनुसूची इसमें सम्मिलित की गई थी। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे अधिनियम की विशेषता। अधिनियम की इस जो राइट टू एजुकेशन थी इसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है। अब ये क्या था इसको देखिएगा। सरकार क्या कर रही है, सरकार के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के जो आयु के वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षित करना एक लक्ष्य रखा गया था। उनको ये कहा गया था कि जो 6 से लेकर जो 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को क्या देनी है, निःशुल्क शिक्षा और शिक्षित करना है। बेसिकली निःशुल्क शिक्षा तो है ही, बेसिकली जो उसका जो उद्देश्य है कि उनको शिक्षित करना है, उनको अक्षर ज्ञान देना है, उनको निरक्षर नहीं बनाना है, उनको अक्षर ज्ञान देना है। तो बेसिकली यह है कि उनको शिक्षित करना है, इसका मेन लक्ष्य था। दूसरा पॉइंट है इसमें कहता है कि शिक्षा विभाग के सदस्य कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेंगे। तो आज भी अगर देखते हैं तो जब आज की भी टीचर क्या करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो स्कूल में जैसे छात्र संख्या कम होती हुई जा रही है तो शिक्षक क्या करते हैं, गांव घरों में घूमते हैं कि यार हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, अपने बच्चों को
ये सरकारी स्कूल में भेजिए, वो सरकारी स्कूल के तमाम योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देते हैं। सरकार कितनी ढेर सारी सुविधाएं या कहें इतनी योजनाएं चला के रखी हैं जिससे कि बच्चे को बहुत ढेर सारी चीज़ों से लाभान्वित किया जाएंगे। जैसे हम गौरा कन्या धन हो गया, साइकिल योजना हो गई, बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें चली हैं जिससे कि उसमें क्या होगा, उसको लाभान्वित हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको ये लालच भी दिया जाता है। लालच देकर ही क्यों ना उनको स्कूल तक बुलाने के लिए भरसक प्रयास क्या कर रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये कोशिश कर रही हैं। अब देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग है उसमें चाहे वो उसके कर्मचारी हो, मिनिस्टर कर्मचारी हो, या फिर जो कर्मचारी जो अध्यापक हैं, जो वो भी क्या करेंगे, घर घर जाएंगे और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है बीच में, या जो स्कूल अभी तक नहीं गए, तो उनको स्कूल पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, उनके माँ बापों को तैयार करेंगे। जो रूढ़िवादी जो सोच रखते हैं उनकी सोच को अपनी बातों से उसको सही तरीके से सही राह में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको स्कूल लाने का यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, उनको तलाश करेंगे जो ऐसे बच्चे छूटे। और ये कहता है, तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। जैसे अभी नवीन जी ने कहा था कि इसमें जो अभिभावक है, अभिभावक अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उसमें भी उसमें दंड का प्रावधान या उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। तो बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो अभिभावकों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। और चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हो कि बालकों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। अगर आप देखोगे कक्षा 1 से लेकर, अगर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो आपका बच्चा कितना भी निर्बुद्धि क्यों ना हो, उसको अपना नाम भी लिखना क्यों ना आता हो, अगर उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, वो कक्षा 6 में भी जाएगा, 7 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई फेल नहीं कर सकता। अगर उसको फेल कर दिया, मान लीजिए कोई टीचर उसे फेल कर देता है, इसको अपने नाम लिखना ही नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा?